नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है जीके 2020 के दूसरे एपिसोड में जो है चर्चा करते हैं। आइए हम लोग जो है देखते हैं इसमें किन किन विषयों पर हम लोगों को चर्चा करना है। आइए तो सबसे पहला प्रश्न है, बालखस झील कहाँ है? बालखस झील है कजाकिस्तान में। बालखस झील कहाँ है? कजाकिस्तान में। इसके साथ हम लोग और देख लेते हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील, तो जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये तो हम लोगों को याद हो गया। बालखस झील कहाँ है? तो बालखस झील जो है ये कजाकिस्तान में है। उसके बाद साथ ही और याद करिए, जो है विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो है कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका कनाडा की सीमा पर। तो इसके साथ याद रखिए, बालखस झील क्या है? तो कजाकिस्तान में। कहाँ है? कजाकिस्तान में। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है तो वो जो है कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। सबसे अधिक लवणता वाली झील अगर पूछे तो वान झील तुर्की। सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वान झील तुर्की में। क्लियर? और पूछे लगोडा झील कहाँ है? रूस में। लगोडा झील रूस। लगोडा झील रूस। अगर पूछे कि जो है विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा से लगती है? तो केन्या, तंजानिया, युगांडा। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। तो विक्टोरिया झील जो है केन्या, तंजानिया, युगांडा की सीमा पर है और इसी से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। तो हम लोग झील में क्या क्या देखे? बालखस झील कजाकिस्तान। ठीक है, ये तो याद हो गया आप लोगों को। साथ ही खारे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। लगोडा झील कहाँ है? रूस में है। और जो है विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। 3 देशों की सीमा से लगती है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। और विक्टोरिया झील से ही जो है कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। अब हम आगे आते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में 4 द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, शिकोको, क्यूशु। होन्शु, होक्काइडो, शिकोको, क्यूशु। होन्शु, होक्काइडो, शिकोको, क्यूशु। बोलिए हमारे साथ, होन्शु, होक्काइडो, शिकोको, क्यूशु। होन्शु, होक्काइडो, शिकोको, क्यूशु। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो किस पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। हिरोशिमा किस पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। क्लियर? अब साथ ही और याद करिए, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा येन। जापान की मुद्रा येन, ये जरूर याद रखिए। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्तो भाषा, तो पश्तो भाषा अफगानिस्तान में है। पश्तो भाषा कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। क्लियर? पश्तो भाषा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान की जो है संसद का नाम तो शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। क्लियर? अब आते हैं, रब अल खाली और अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है? तो रब अल खाली और नाफूद मरुस्थल कहाँ है? तो जो है सऊदी अरब में है। रब अल खाली और अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब। रब अल खाली, अल नाफूद, सऊदी अरब। रब अल खाली जो है मरुस्थल और अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। कुछ और मरुस्थल को देख लेते हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। और जो है थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो चोलिस्तान। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। अगर पूछे कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है, तो जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? जो है उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहाँ है? अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में।
तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, कहाँ? अफ्रीका। और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका। विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। तो हम लोग क्या देखें? रब अल खाली और अल नाफूद मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब। अब आते हैं बरघन पहाड़ी कहाँ है? कुवैत में। बरघन पहाड़ी कहाँ है? कुवैत। बरघन पहाड़ी कुवैत, इसको जो है जरूर याद रखिए। क्लियर? बरघन पहाड़ी कुवैत में है। साथ ही हम लोग और याद करते हैं, जैसे अरावली पर्वत भारत में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। क्लियर? तो ये भी याद रखिए। क्लियर? जो है साल्ट रेंज पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान। साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान। साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान। क्लियर? उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। सहायक संधि। सहायक संधि लाने वाला गवर्नर कौन था? तो सहायक संधि लाने वाला गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अगर पूछे कि घेरे की नीति कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स, या इसे कहते हैं रिंग फेस की नीति। रिंग फेस की नीति या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। और अगर पूछे कि हड़प नीति कौन लाया था, कौन सा गवर्नर? तो हड़प नीति लाया था जो है लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लाया था लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड लीटन। अगर पूछे स्थानीय शासन के जन्मदाता कौन सा गवर्नर माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। शस्त्र अधिनियम कौन लाया? लॉर्ड लीटन। बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। और 1857 की क्रांति किसके काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1857 की क्रांति किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। और जो है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में। सती प्रथा का अंत जो है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि जो है ठगी प्रथा का अंत किया तो जो है कर्नल स्लीमैन। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन। क्लियर? जो है अब आते हैं उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर। उदंत मार्तंड पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। किस भाषा में? हिंदी में। तो उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक जुगल किशोर। कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। और इसके संपादक कौन थे? जो है जुगल किशोर। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया। यंग बंगाल आंदोलन कौन चलाया? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये जो है ये बहुत बड़े जो है भारत के बहुत बड़े जो है स्वतंत्रता से स्वतंत्रता जो है समाज सुधारक थे। और इन्होंने जो है समाज सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम किया और ये बंगाल के युवाओं को इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ा। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। क्लियर? उसके बाद जो है जैसे अगर पूछे कि जो है आर्य समाज की स्थापना, तो जो है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। क्लियर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। साथ ही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। क्लियर? सातवाहन वंश के सिमुक। सातवाहन वंश के सिमुक। और जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। क्लियर? चोल वंश की स्थापना विजयालय। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की। क्लियर? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो सारनाथ या ऋषिपत्तन। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ ऋषिपत्तन। जो है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी या कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी या कपिलवस्तु। ठीक है? और उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। और उनका प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तन। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। क्लियर? त्रिपिटक जो है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी 4 बातें याद रखिए। जन्म लुम्बिनी या कपिलवस्तु। क्लियर? उसके बाद ज्ञान बोध गया। उसके बाद प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तन। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कुशीनगर।
त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो जो है ये बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक में कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या मिलता है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से? अमेरिका से। सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन से। क्लियर? उसके बाद जो है संसदीय शासन ब्रिटेन से, नागरिकता ब्रिटेन से, नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से, मूल कर्तव्य रूस से, मूल कर्तव्य रूस से, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटेन से, मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और जो है नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो जो है प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा की गई है और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में सबसे पहली बार जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990-91 में किया गया, 1990-91 में किया गया। क्लियर? अब आते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो है इससे ये दल बदल कानून से संबंधित है और इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन से किस अनुसूची को जोड़ा गया? जो है 10वीं अनुसूची को। और साथ ही और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये याद हो गया आप लोगों को? 52वां संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है दल बदल कानून, दल बदल को रोकने संबंधी कानूनों की चर्चा है। साथ ही हम लोग 10वीं अनुसूची देख लिए। अगर पूछें कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, मूल संविधान में तो 8ही अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं को 52वें संविधान संशोधन द्वारा और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को। तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा और जो है 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है। साथ ही हम लोग और भी दो लिख लेते हैं, जैसे 35वां संविधान संशोधन और 36वां। तो 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन ये दोनों सिक्किम से संबंधित है। 35वें से सिक्किम को सह राज्य और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के भारत में शामिल कर लिया गया है। तो 35वां 36वां सिक्किम, 35वां 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। क्लियर? अब आते हैं जो है अनुच्छेद 300 क जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को जो है एक कानूनी या जो है विधिक अधिकार बना करके उसे कहां रखा गया? अनुच्छेद 300 क में। कहां रखा गया? अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क संपत्ति का जो है कानूनी अधिकार। अब संपत्ति मूल अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। सरकार जब चाहेगी संपत्ति को छीन सकती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में। उसके साथ हम लोग और देखते हैं, जैसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या बताएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बोलेंगे जो है न्यूयॉर्क। अगर पूछे विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ओपेक का मुख्यालय वियना, ओपेक का मुख्यालय वियना। सार्क का मुख्यालय
जो है सार्क का मुख्यालय काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। क्लियर। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। क्लियर हो गया। तो साथ ही और भी याद कर लीजिए, जैसे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। अगर पूछे विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31। अगर पूछे लोकसभा की 80। अगर पूछे विधानसभा की तो 403+1। विधानसभा में कितनी सीट है? 403+1। विधानसभा में कितनी? 403+1। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? तो जो है 31 सीट है। क्लियर। अब अगर पूछे कि कालबेलिया नृत्य कहाँ है? तो कालबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान। अगर पूछे कि जो है घूमर नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बगरुम्बा नृत्य असम, बगरुम्बा असम। छऊ झारखंड, छऊ नृत्य कहाँ का है? झारखंड। बगरुम्बा असम। कालबेलिया राजस्थान। गिद्दा पंजाब, गिद्दा पंजाब। क्लियर। जो है आगे बढ़िए। जो है जीएनपी क्या होता है? तो कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो है जीडीपी के विषय में पढ़ा। अब जीएनपी को हम लोग देखते हैं। तो जीएनपी जो है इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी में से विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को घटा देते हैं तो उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी में से विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को घटा देते हैं तो उसे जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय का मतलब है सिर्फ भारत के लोगों द्वारा या उस देश के नागरिकों द्वारा। ठीक है। तो जीडीपी में से अगर हम विदेशियों की आय घटा दें तो वो कहला, और जो है भारत बाहर रहने वाले, जो जैसे हमारे देश में भारत के बाहर रहने वाले लोगों की आय जोड़ दी जाती है। ध्यान से फिर से समझिए। जीडीपी में से, जब कल हम जीडीपी पढ़े, ठीक है, जीडीपी में से विदेशियों की आय घटाएंगे, जो भारत में पैदा हो रहा है विदेशियों के द्वारा आय, तो विदेशियों की आय को घटाएंगे और भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी आय को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जीडीपी में से, ध्यान से समझिए, जीडीपी में से विदेशी आय को घटाएंगे, विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को, और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ देंगे तो वो बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। साथ ही कुछ और याद कर लेते हैं हम लोग। जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है क्या था? तो 1956 से लेकर 1961 तक। अगर पूछे योजना अवकाश क्या है तो 1966 से 1969। अगर पूछे रोलिंग प्लान 1978 से 1980। रोलिंग प्लान 1978 से 1980। योजना अवकाश 1966 से 1969। क्लियर। तो ये जो है याद आप लोग करिए। ठीक है। जो है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 20 की 20 बातें जो है आपको समझ में आई होंगी और जो है आप इसको बनाए रखिए। हम लोग जिस श्रृंखला को शुरू किए हैं, मेरा ये प्रयास है मित्रों कि जो है इसमें हम ये करेंगे, हर 5 जो है एपिसोड के बाद एक रिवीजन रखेंगे और उन 5 को याद करके तब हम लोग छठे में बढ़ेंगे। फिर 5 के बाद एक रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो श्रृंखला शुरू हुई है हम लोग मिल करके याद करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल, इसमें जीके के सारे सवाल हम लोग इसी से जो है कवर कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।